देखिए लास्ट क्लास में अपन ये फॉर्मूला देख चुके थे दैट डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू ऑफ द रिएक्शन, या फिर क्यू ऑफ द रिएक्शन की जगह आप के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। ये एक फॉर्मूला है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा। उसमें के इक्विलिब्रियम क्या होता है, नहीं नहीं थी, मैंने कल ही बोल दिया था ना। तो ये के इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो केपी या केसी के बराबर होता है। अब वो केपी या केसी क्या होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। बस एक इंट्रो आ गया है, काम अभी कहीं आएगा नहीं, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम इसी पे बेस्ड है, तो वहां अपन आराम से तसल्ली से देखेंगे। यहाँ तक अपन देख चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। दिस वन विल बी दी फर्स्ट पेज। आज अपन जहां से देखेंगे, आज थर्मोडायनेमिक्स 2 खत्म कर देंगे और थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी रिएक्शन अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को कम करना चाहती है, ये अपन जानते हैं। तो सपोज मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करके चल रहा हूँ, टॉपिक भी अपन यही डाल रहे हैं दैट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। मेरे जिस पॉइंट से डिसअग्री करो मुझे बता देना, जहां समझ में नहीं आए ऑडियो ऑन करके बता देना, कोई कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ऑडियो आप तभी ऑन करिए जब डाउट हो। सो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेता हूं, ए रिवर्सिबल बी। अब आप यहां से एक बेसिक बात समझ सकते हो। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों प्रेजेंट होंगे, ए और बी, ठीक है ना। उसमें कोई भी खत्म नहीं होता। अगर खत्म हो जाता तो रिवर्सिबल का मतलब ही क्या है, ठीक है ना। तो जब भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हो तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। सपोज मैंने क्या करा, अगर मेरी रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि ए गिव्स बी है, कंटेनर में मैंने एक कंटेनर में मैंने दोनों ले लिए, ए भी ले लिया और बी भी ले लिया। तो देखिए जब आपने कंटेनर में दोनों ले लिए और दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो मतलब ए भी रिएक्ट कर रहा है और बी भी रिएक्ट कर रहा है। आपने कंटेनर के अंदर दोनों ले लिए, इसे मैं बोल देता हूं ए, ये जो पहला डॉट बनाया ये मैं बोल देता हूं ए, ये जो दूसरा डॉट बनाया ये मैं बोल देता हूं बी। अब वो कोई भी चीज अगर उसे रिएक्ट करनी है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होनी चाहिए। तो ए बी में कन्वर्ट होना चाहता है और बी ए में कन्वर्ट होना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी चल रहा है शौनक, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी चल रहा है। यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म। तो ए बी में कन्वर्ट होना चाहता है और बी ए में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब दोनों रिएक्ट करना चाहेंगे, और दोनों रिएक्ट करना चाहेंगे तो कोई भी रिएक्शन कब होती है, जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट हो। तो आपने ए रिवर्सिबल बी रिएक्शन मानी है, मतलब उसके अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो कंफर्म बात है ए की गिब्स फ्री एनर्जी में भी डिक्रीमेंट आ रहा होगा, बी की गिब्स फ्री एनर्जी में भी डिक्रीमेंट आ रहा होगा। अगर रिएक्शन हो रही है मतलब कंफर्म बात है कि उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक होपफुली किसी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी भी रिएक्शन में डिक्रीमेंट आ रहा है, इसकी भी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट आ रहा है। एक टाइम आएगा जहां ये दोनों आके मिल जाएंगे और यहां पे दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बराबर हो जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बराबर हो जाएगी एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट के। GR stands for Gibbs free energy of the reactant which is A, which is equal to Gibbs free energy of the product which is B। और इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा भैया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस जगह दोनों की, इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस जगह दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी आके बराबर हो जाती है उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं तो ग्राफ बना लीजिए फटाफट, मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्राफ बनाइए। और किसी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होती है भैया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होती है, 0, ठीक है ना।
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में गिब्स फ्री एनर्जी कितनी लिखवाई थी? 0 आपको लिखवाया गया था। इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा जी इक्वल टू 0 मींस रिवर्सिबल एंड इक्विलिब्रियम, इफ डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं क्यों बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की भी गिब्स फ्री एनर्जी घट रही है, बी की भी गिब्स फ्री एनर्जी घट रही है। कहां तक घट रही है? इक्विलिब्रियम पॉइंट तक घट रही है। तो एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी अचीव्स मिनिमा, यहां पे आप देख सकते हैं। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये गिब्स फ्री एनर्जी अपना मिनिमा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अचीव करती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के बाद रिएक्ट करना बंद कर देती है। समझ में आया? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन कहां तक चलेगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आपको उस रिएक्शन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये बात। क्या बोला मैं? कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे गिब्स फ्री एनर्जी अपना मिनिमा अचीव करती है और दैट मिनिमा इज इक्वल टू व्हाट? 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछिए। क्लियर यहां तक सब? चलो, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम मेरा डेल्टा जी आर कितना हो जाता है? 0। ठीक है ना? डेल्टा जी आर 0 होता है, ध्यान रखिएगा। डेल्टा जी नॉट आर 0 नहीं होता, डेल्टा जी आर 0 होता है। तो अगर डेल्टा जी आर अगर मेरा 0 हो जाता है, तो इस केस में जो आपका क्यू है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, खैर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, डेल्टा जी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? दैट डेल्टा जी नॉट आर इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और यही के इक्विलिब्रियम आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यही के इक्विलिब्रियम आपका Kp और Kc के बराबर होता है। यही दो के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज आप पुट करते हो, Kp या Kc। P स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर होता है, C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन। दिमाग लड़ाने की अभी जरूरत नहीं है, ये पूरा आपको उसमें आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां आपको इस चीज का एनकाउंटर करने को मिलेगा, तो उसमें अपन देखेंगे। क्लियर है? तो जैसा कि मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है भैया, डेल्टा जी आर की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो देखिए, सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड कहां पे? एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि टीएमपी। ठीक है, वेयर एज लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद वेपर कहां पे? एट बॉइलिंग पॉइंट पे। इस टाइम पे जो प्रेशर है वो क्या है? 180 एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है? 180 एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम पे सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड कहां पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इस जगह डेल्टा जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो अरे रिवर्सिबल पाथ है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। सिमिलरली ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम पे आएगी, इक्विलिब्रियम पे आएगी तो यहाँ पे भी डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? दैट लिक्विड remains in equilibrium with vapor at any temperature T। कब? जब आपकी जो वेपर है उसका वेपर प्रेशर आपको सवाल में गिवन हो। पहले एक बार ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं।
वेपर प्रेशर किस चिड़िया का नाम है? 12th में पूरा का पूरा टॉपिक है इस पे, वेपर प्रेशर करके, बट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा वेपर प्रेशर क्या होता है। फिलहाल मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो देखिए। ये जो मैंने लिखा, लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट, यहां तक होपफुली किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद वेपर एट एनी टेम्परेचर टी इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ये भी लिख ही लीजिए, सॉरी, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, कब? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर इज गिवन, ये लिख लेना। क्या मतलब है वो बता देता हूं। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर इज गिवन, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए फिर बात करते हैं। इसमें किसी में दिक्कत हो तो पूछ लो। डेल्टा जी जीरो होता है कब? इक्विलिब्रियम पे। सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे भी डेल्टा जी जीरो होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी डेल्टा जी जीरो होगा। और लिक्विड और वेपर एक और जगह जीरो होगा, कब? जब कंटेनर क्लोज हो और आपको वेपर का वेपर प्रेशर गिवन हो। एग्जाम्पल से समझिए, होपफुली नोट डाउन हो चुका होगा, यहाँ तक हटा रहा हूं मैं इसको। बच रहा है किसी का तो बता दो। ये लिखा हुआ है एट एनी टेम्परेचर टी इन अ क्लोज्ड कंटेनर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर इज गिवन, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर टी इन अ क्लोज्ड कंटेनर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर इज गिवन। तो देखिए, मेरी एक बात का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा बस। आपने क्या करा, आपने ग्लास में ये पानी भरा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी धूप आना बंद हो चुकी है, आप अपनी साइड देख लीजिएगा, अगर धूप आ रही हो तो ठीक है, वरना इमेजिन कर लो बाहर धूप है, गर्मी का मौसम है, हटाओ। ये आपने ग्लास में पानी भरा, अगर इसको मैं बाहर, गर्मी का मौसम है, ठीक है, बाहर रख के आऊंगा, क्या होगा इसमें? पानी के वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा क्या, हाँ कि ना? बस मुझे इतना बता दो। अगर मैंने इस ग्लास को बाहर रखा और मैं 4 घंटे बाद आके इस पानी का वॉल्यूम मेजर करूं, तो पानी के वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। कंफर्म बात है कि पानी का वॉल्यूम गिरेगा, ठीक है। सपोज वो इतना चल गया, क्या हुआ भैया? तो यहाँ पे आप बोलोगे सर वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? मुझे बताओ, ये तो अग्री करोगे, ये प्रोसेस तो होगा। बाहर का टेम्परेचर कोई 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो था नहीं, लेकिन वाटर फिर भी वेपराइज तो हो गया ना, ठीक है। अब वाटर अगर वेपराइज हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अरे कंटेनर ओपन है, क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाओगे? भैया जो वाटर वाटर जो वेपराइज हो गया वो तो एटमॉस्फेयर में मिल गया, क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ क्या लिक्विड और वेपर के बीच में? तो इस केस में लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आई? इस केस में लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ वो तो एटमॉस्फेयर में मिल गया, खत्म। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। तो अपन ने एक ग्लास लिक्विड लिया था, शाम तक मैंने उसको बाहर कड़कती धूप में रख दिया, उसमें से कुछ वाटर ओपन था, बॉटल मेरा ओपन था, उसको मैंने बाहर धूप में रख दिया, उसमें से कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। कंफर्म बात है कि यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम नहीं मिला। अरे लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो गया तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिला, कंफर्म बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं, अब मैंने क्या करा, मैंने बॉटल ली और उस बॉटल को क्लोज करके रख दिया बाहर,
अब देखो क्या पानी के वॉल्यूम में अब चेंज होगा क्या? अब बॉटल का ढक्कन क्लोज है, बिल्कुल टाइट। अब बताइए पानी के वॉल्यूम में चेंज होगा? अब पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो भैया वेपर तो यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी। तो लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद वेपर इस पॉइंट पे। ये समझ में आया? यहाँ पे आपका कंटेनर क्लोज था, तो हीट तो आपने पहले जितनी दी जितनी पहले दे रहे थे, लेकिन अब बात क्या है, यहाँ पे वेपर वेपराइज नहीं हो रही एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे वेपर एटमॉस्फेयर में जाके मिल नहीं रही, यहाँ पे वेपर पानी के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। तो आपको पानी के वॉल्यूम में कोई डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वो वेपर वापस कंडेंस होके लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड वापस वेपराइज होगा, वो फिर कंडेंस होगा, फिर वेपराइज होगा, फिर कंडेंस होगा, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होती जाती है। इस वजह से आपको पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज नजर नहीं आता। मतलब यहाँ पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे है। तो आप समझिए यहाँ पे क्या हुआ, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, अरे वेपर तो दोनों में बनी थी, वेपर यहाँ पे भी बनी थी और वेपर यहाँ पे भी बनी है। समझ में आया ना? वेपर यहाँ पे भी बनी थी और वेपर यहाँ पे भी बनी है, लेकिन यहाँ पे वो वेपर फर्स्ट वाले केस में कोई वेपर प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रही थी। कहाँ जनरेट करेगी, वो तो बग गई एनवायरमेंट में। लेकिन यहाँ पे जो वेपर बनी है वो इस ऊपर वाली लेयर से टकराएगी। वो वेपर जो है वो कुछ प्रेशर जनरेट करेगी। समझ में आया ना? वो वेपर जो है, जो क्लोज कंटेनर के अंदर जो वेपर बन रही है, वो वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करेगी, और उसी वेपर जो वो प्रेशर जनरेट कर रही हैं, उसी वेपर वो जो प्रेशर जनरेट कर रही हैं उसी को आप वेपर प्रेशर बोल देते हो। वो वेपर जो क्लोज कंटेनर में प्रेशर जनरेट कर रही हैं, उसी प्रेशर को आप वेपर प्रेशर बोलते हो एट एनी टेम्परेचर टी। भाई अपन ने कोई 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना लिया था टेम्परेचर, मैं तो 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपराइज तो हुआ ही ना, तो कोई ना कोई वेपर तो बनी ही ना। उस 25 डिग्री सेल्सियस पे क्लोज कंटेनर के अंदर जो वेपर बन रही होंगी और वो जो प्रेशर लगा रही होगी, उसे अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया ये बात? किसी रैंडम टेम्परेचर टी पे किसी क्लोज कंटेनर के अंदर जो वेपर बन रही होंगी और वो जो प्रेशर लगा रही होगी, उसे अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये वापस बताना है किसी को, यस और नो? रिपीट करना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नहीं डायग्राम वायग्राम कुछ नोट नहीं करना, एक एक बात में बात करते हैं भैया। मेरी एक एक बात से अग्री करो तो बस हाँ ना में जवाब दे देना। ये पानी है, बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, आपने इसको धूप में रख दिया, क्या इसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा, यस और नो? डिक्रीमेंट होगा, इससे सारे हामी भरेंगे। तो क्या बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो था नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन डिक्रीमेंट तो फिर भी हो गया। डिक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, ये बात कंफर्म थी। सही बात है कि नहीं? तो वो वेपर कहां गई भैया? वो वेपर मिल गई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मिल गई, तो वो वापस आ ही नहीं पाई, तो पानी के वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, पहले कंटेनर ओपन था, मैंने सारी सिचुएशन सेम रखी है, ग्लास भी वही है, पानी भी उतना ही है, टेम्परेचर भी उतना ही है, लेकिन बस अब कंडीशन क्या है, कंटेनर क्लोज है। अब कंटेनर क्लोज है तो क्या वेपराइजेशन अब भी होगा क्या? क्या वेपर अब भी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, वेपर तो अब भी बनेगी, क्योंकि वेपर तो पहले भी बन रही थी, वेपर तो अब भी बनेगी। लेकिन बात क्या है कि वेपर अब एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगी, वो यहां पे इकट्ठे होने लग जाएगी। इतनी बात समझ में आई? वो यहां पे इकट्ठा होने लग जाएगी, ये ब्लू कलर की वेपर्स है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो जा नहीं पा रही, यहाँ पे इकट्ठा होने, अरे तुम खुद एज्यूम करने की कोशिश करो, एक तरीके से ये समझो, तुम्हारे आजू बाजू कोई दीवार है, ठीक है ना, आप क्या करो, उस दीवार पे धक्का लगाओ,
आप उस दीवार पे धक्का लगाओ। जब आपने उस दीवार पे धक्का लगाया तो आपने उस दीवार पे प्रेशर लगाया। क्या तुम्हारे धक्का लगाने से वो दीवार गिर जाएगी क्या? हाँ कि ना? प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या तुम्हारे धक्का लगाने से तुम्हारे कमरे की दीवार दीवार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुमने उस दीवार पे प्रेशर नहीं लगाया भैया। तो होगा क्या? ये आप हो, आप ये दीवार पे प्रेशर लगाओगे, दीवार तो गिरने से रही, लेकिन आपने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो जितना प्रेशर लगा पाओगे लगाओगे। दीवार को आप गिराने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो जितना एनर्जी खर्च कर सकते हो करोगे, उसके बाद आप थक जाओगे। सेम होता है वेपर के साथ भी। 25 डिग्री सेल्सियस पे जितनी वेपर बन सकती है बनी। वो सारी वेपर ने इस ऊपर वाले कंटेनर पे प्रेशर लगाया, लेकिन क्या उनका प्रेशर इतना सफिशिएंट था कि वो कंटेनर को फाड़ते हुए निकल जाए? नहीं। जैसे तुम्हारा प्रेशर काफी नहीं था कि तुम दीवार को गिरा दो, ऐसे ही इन्हीं वेपर का प्रेशर काफी नहीं होता कि वो इस कंटेनर को फाड़ के निकल ले। क्लियर है? तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तुमने दीवार पे प्रेशर लगाया, तुम्हारा प्रेशर उतना सेल्फ सफिशिएंट था नहीं कि तुम लोग क्या करो, उस दीवार को गिरा दो। तो तुम लोग ने जितना प्रेशर लगा सकते हो लगाओगे, थोड़ी देर बाद तुम थक जाओगे, बैठ जाओगे, ये बैठ गए। वेपर के साथ भी सेम होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जितनी वेपर बनी बनेगी, वो जितना प्रेशर लगा सकती है लगाएगी। वो उतना प्रेशर काफी नहीं होता कि वो उस कंटेनर को तोड़ पाए। तो वो क्या करेगी? वो भी थक जाएगी। थक जाएगी मतलब कंडेंस हो जाएगी। अब लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस तो कंटिन्यूअसली मेंटेन है। वाटर फिर वेपराइज होगा, फिर प्रेशर लगेगा, फिर कंडेंस होगी, फिर वेपराइज होगा, फिर कंडेंस होगी, फिर वेपराइज होगा। ये प्रोसीजर कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। यहाँ पे वाटर और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, इसलिए आपको वाटर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं दिखता। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी इस कंटेनर के अंदर वेपर बनी और उन्होंने जो प्रेशर लगाया, उसे आप वेपर प्रेशर बोलते हो। अरे समझ में आई बात? इस 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर उतनी ही वेपर बनी जितनी यहाँ पे बनी थी, लेकिन यहाँ पे कंटेनर ओपन था तो वो वेपर निकल ली। इस 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर जितनी वेपर बनी और उन्होंने इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर लगाया, उसे आप वेपर प्रेशर बोलते हो। क्लियर बात है? वापस बताना है किसी को, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद वेपर कब? एक तो बॉइलिंग पॉइंट पे, और कब? जब आपका कंटेनर क्लोज हो और उस कंटेनर में जो वेपर है, अगर आपको उसका वेपर प्रेशर दे रखा है, तो भी सॉलिड और वेपर एक दूसरे सॉरी लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेंगे कब? जब आपको वेपर का वेपर प्रेशर सवाल में गिवन हो, एट एनी टेम्परेचर टी इन अ क्लोज कंटेनर। ये समझ में आया कि वापस बताऊं? बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा। वापस बताऊं? विहान सजल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक। सो जैसा कि अपन ने देखा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बस खत्म हो ही गया, जस्ट ये 10 मिनट का और है। आपके नोट करने की स्पीड पे डिपेंड है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? मैंने क्या करा, मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे? टी से। तो ये बन गया डेल्टा जी बाई टी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी माइनस डेल्टा एस। नाउ डिफरेंशिएट इट पार्शियली with respect to temperature। मैं इस पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन।
थोड़ा जल्दी नोट डाउन करना है ना। डेल ऑफ डेल्टा जी बाय टी। अब देखिए ये कोई मतलब नहीं है इसका, मैं बस डेरिवेशन बता रहा हूं कि आप में से कोई कल को ये नहीं बोल पाए कि सर ने बस रिजल्ट बता दिया था। आपको एट दी एंड इसका रिजल्ट ध्यान रखना है, जो मैं एट दी एंड लिखवा ही दूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ही हो गया। डेल एच बाय टी का डिफरेंशिएशन में देखिए कैसे कर रहा हूं। पहले मैंने 1/t को बाहर रखा, सिर्फ मैं डेल्टा एच का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर अब मैं डेल्टा एच को बाहर रख रहा हूं, 1/t का क्या होगा, -1/t²। ठीक है, माइनस डेल्टा ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत हो डिफरेंशिएशन में तो पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो ये बता दो ये किसके बराबर होता है। कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा ना सजल इंपॉर्टेंट क्या है, टेंशन मतलब उठा। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बोला ना उस पर स्टार लगा दूंगा मैं, वो ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताइए ये क्या होता है, डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर होता है ये। चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी के बराबर होता है ये। ठीक है, इसे ही आप सीपी बोलते हो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो मैं इसे सीवी बोल देता। ठीक है, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी सीपी के बराबर, सीवी के बराबर होता है। डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी सीपी के बराबर होता है। तो ये आ गया सीपी बाय टी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी² प्लस, अब अगर मैं आपसे ये वैल्यू पूछूं तो लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी चेंज। ठीक है, डेल्टा एस टू इक्वल टू डेल्टा एस वन वाली इक्वेशन, उसमें यही वैल्यू कहां, ये वैल्यू किसके बराबर, वही इक्वेशन यहीं से डिराइव हुई थी। और ये डेल ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर लिखा था अपन ने, डेल्टा सी पी बाय टी के। चाहो तो पलट के देख सकते। इससे ये हो गया कैंसिल, तो मेरी ये वैल्यू ओवरऑल किसके बराबर आ गई, माइनस डेल एच अपॉन टी²। पहले ये लिख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पन्ने पलट के देख सकते हो, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी लास्ट टू लास्ट क्लास के लेक्चर में। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी चेंज पे निकाला था अपन ने, ये हो गया होगा ये होपफुली, है ना। चलिए, तो कुल मिला के मेरा डेल ऑफ डेल जी बाय टी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर आया, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी² के। नाउ अगर मैं इसे स्टैंडर्ड स्टेट में कंसिडर कर लूं, कंसिडरिंग इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो डेल्टा जी की जगह बस मैं डेल्टा जी नॉट लगा दूंगा अपॉन टी एट कांस्टेंट पी, सब कुछ वैसे का वैसा ही, बराबर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी²। क्लियर है। थोड़ी देर पहले आपने इक्वेशन देखी थी, चेंज कर देते हैं पेन। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, यहाँ से डेल्टा जी नॉट बाई टी की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, माइनस आर एल एन के इक्विलिब्रियम। और ये डेल्टा जी नॉट बाई टी की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो देखिए
डेल ऑफ माइनस आर एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी स्क्वायर। आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा माइनस, एक मिनट रुकिए, अच्छा, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दिया भैया मैंने, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। यही जो आपकी इक्वेशन है, यही जो आपकी इक्वेशन है वो कहलाई जाती है पॉइंट ऑफ इक्वेशन। कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। सीधे पूछता है चार ऑप्शन देके इनमें से कौन सी वांट ऑफ इक्वेशन है, बस ये पता होना चाहिए, ये है, और कुछ ध्यान नहीं रखना, कोई डेल फेल कुछ नहीं। इसके लिए इतनी बकवास कर रहे थे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये वाला जो वीडियो है, ये मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े। वो YouTube पे अपलोडेड होगा ये वीडियो, ठीक है ना, तो आप वहां से देख लेना। बाकी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो रेस्ट वीडियोस जो है वो मैं बस एक स्कूल के लिए अपलोड करता हूँ, वो बोर्ड लेवल का है, आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। आपको बाकी वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर? ये हो गया होगा, हटा दे। आपको बस से वांट ऑफ इक्वेशन ध्यान रखनी है, नथिंग एल्स, है ना। चलिए, किसी का बच रहा है तो बता दो। हाँ, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे सर, आज ही करेंगे। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, अरे चल जा भाई, डेल ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम बाय डेल टी इक्वल टू किसके बराबर आया था, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी ऑफ, क्योंकि प्रेशर एक्चुअल में कांस्टेंट है तो डेल और डी में कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो डी ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू, आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम k1 to k2, इक्वल टू t1 to t2 डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर है? लिमिट पुट कर दीजिए, एल एन के टू बाई के वन बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/t1 माइनस 1/t2। ये आपकी इक्वेशन आएगी 12th में काम में। ध्यान रखिएगा फिर भी, ठीक है।
लास्ट पांचवा, ये उतार लो फिर बाकी आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। चलिए, हो गया होगा होपफुली। So ln k2 by k1 equal to delta h naught upon r 1 upon t1 minus 1 upon t2। किसी का कुछ छूट भी जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एज यूजुअल भेज ही दूंगा मैं। सिक्स्थ, एक और अपन ने देखा था a इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो डेल्टा a इक्वल टू डेल्टा यू, टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहा हूँ, माइनस टी डेल्टा एस। अरे यार एक मिनट रुकना, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, ये कहाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 - 1 कर रहा हूँ, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, और कुछ नहीं करना। तो 2 - 1 करोगे तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है, फॉर आइडियल गैस। शिट यार, चलिए। सो ए इक्वल टू यू माइनस टी एस था, तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस ऐसा लिख सकता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज पेज नंबर 6। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सो 2 - 1 करूंगा जब मैं, तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू आएगा, क्लियर है, फॉर आइडियल गैस। ये अपन देख चुके हैं फर्स्ट लॉ में, फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा एच और डेल्टा यू में अपन रिलेशन देख चुके हैं, आइडियल गैस में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। आइडियल गैस सिस्टम के अंदर डेल्टा एच और डेल्टा यू में ये रिलेशन होता है। और अगर मैं वहीं केमिकल रिएक्शन को एज्यूम कर लूं, तो ये भी अपन देख चुके हैं, या फिर ये तो आप अभी सॉरी थर्मोकेमिस्ट्री में देखोगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस, निकालना बता चुका हूँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के गैस वालों का डिफरेंस। प्रोडक्ट में जो भी गैस है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट में जो भी गैस के कंपोनेंट्स है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस होता है। एन जी में मोल्स ऑफ गैस होते हैं, ये जी स्टैंड फॉर गैस है, ये जो डेल्टा एन जी है इसमें जी स्टैंड फॉर गैस है।
तो मोल्स ऑफ गैस एट प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैस एट रिएक्टेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब आप डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, तो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच की वैल्यू पुट करिएगा डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए किसके बराबर हो जाएगा मेरा, एन आर डेल्टा टी के, डेल्टा यू कट जाएगा। केमिकल रिएक्शन में पुट करोगे तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी के। लिख लीजिए इसको, मैथ से सिंपल, कुछ खास नहीं है। क्यों करवाया है वो मैं बता देता हूँ। जब हो जाए जब बता दीजिएगा। और 5:30 तक है शौनक, छोड़ दूंगा टाइम पे। एक 10-15 मिनट अगर थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, उस टाइम पे खटपट मत करना कोई भी। हटा दें इसे। हो गया भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए सवाल क्या पूछता है वो, प्रूव दैट इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, ढंग से लिखते हैं सवाल, इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ए, प्रूव करिए। ये जो आपने ऊपर डेरिवेशन कराया है आपने यही प्रूव करा है। डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए आइडियल गैस सिस्टम के लिए एन आर डेल्टा टी के बराबर था, आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका खत्म हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स 2। एक छोटा सा 2-4 बातें लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं दैट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, आपको बस जवाब देना है ना। ये है डेल्टा एच, ये है डेल्टा एस, ये है डेल्टा जी, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं रिमार्क, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू बी मोर प्रिसाइज। बट अपन सीधे सीधे बोलेंगे फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। तो देखिए कंडीशंस बता रहा हूं और कुछ नहीं। मैं अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है और अगर मेरा डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आपका डेल्टा जी का रिजल्ट क्या होगा, पुट करो फटाफट वैल्यू। पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी वैल्यू। अगर मैं डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव पुट कर देता हूं तो ओवरऑल डेल्टा जी कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा। इतना समझते होगे ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस
एट ऑल टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सो इट इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, SPON डॉट का मतलब स्पॉन्टेनियस है, बस मैं ऐसे ही कंडीशंस लिखे जा रहा हूँ। सेकेंड, अगर मैं डेल्टा H पॉजिटिव पुट कर देता हूँ, डेल्टा S नेगेटिव पुट कर देता हूँ, तो मेरा जो डेल्टा G आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सेकेंड कंडीशन हो गई मेरी ये, ठीक है। थर्ड, अरे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कुछ नहीं है, बेसिक प्लस माइनस साइंस है। अगर मैं दोनों पॉजिटिव पुट कर दूं, अब टेम्परेचर की डिपेंडेंस आ जाएगी। अगर मैं नेगेटिव टेम्परेचर लेता हूं, मतलब एट हाई टेम्परेचर माइनस में, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा लेता हूं तो मेरा जो डेल्टा जी आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू लो लेता हूं तो डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि एट लो टेम्परेचर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये जिसको समझ में ना आए पूछ लेना, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। थर्ड वाली सिचुएशन जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकता है। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव लूंगा, डेल्टा एस पॉजिटिव लूंगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव लेना तो, हाँ सजल बता रहा हूँ बेटा, देख डेल्टा जी मेरा नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा जी तेरा नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एस तो इसे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डेल्टा एच इसके अगेंस्ट चल रहा है। ये बात समझता है तू? मेरे को तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए ना, तो डेल्टा जी नेगेटिव में डेल्टा एस तो मेरे सपोर्टिव कंडीशन में है, लेकिन डेल्टा एच मेरे उल्टी कंडीशन में है। सही बात? डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए तेरी ये वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए और ये वाली टर्म छोटी होनी चाहिए। ये वाली टर्म बड़ी कब होगी? डेल्टा एस तो आपने पॉजिटिव लिया है, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो टी डेल्टा एस ओवरऑल ज्यादा नेगेटिव कि कम नेगेटिव बेटा? डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर तू टेम्परेचर को भी बढ़ा देगा तो तेरा टी डेल्टा एस ज्यादा नेगेटिव कि कम नेगेटिव? सजल मेरी बात ध्यान से सुन, देख डेल्टा एस अपना पॉजिटिव है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी ओवरऑल वैल्यू टी डेल्टा एस की बढ़ेगी कि नहीं? हाँ कि ना? बेटा अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ी मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ी, और अगर ये वाली वैल्यू बढ़ी तो मतलब डेल्टा एच कम हो गया। भाई टी डेल्टा एच बढ़ा तो मतलब डेल्टा एच कम हो गया, तो मेरा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? तो इसलिए अपन ने बोला दैट डेल्टा जी इज नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर तू टेम्परेचर ज्यादा रखेगा तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, मतलब माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, मतलब जी कम होगा, कम होगा। तो समझ गया ना? चलिए आगे बढ़े। चौथी कंडीशन, शिट स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं, तो प्लीज कवर अप कर लीजिएगा। फोर्थ कंडीशन, नेगेटिव नेगेटिव दोनों, तो अब आप गणित लगा सकते हो। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा कब? जब आप टेम्परेचर ज्यादा रख दो एट हाई टेम्परेचर, डेल्टा जी इज पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट इज नेगेटिव
at low temperature means it is spontaneous. स्टिल समझ में नहीं आया तो पूछ लो। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ये कंडीशन भी समझा सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं। तो डेल्टा एच नेगेटिव सपोर्ट कर रहा है, अगर डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी ना, ठीक है। अगर मैं डेल्टा एस भी नेगेटिव पुट कर दूंगा तो माइनस टी डेल्टा एस बिकम पॉजिटिव टी डेल्टा एस। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब आप टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे, ठीक है। तो इस केस में जो कंडीशन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, वही लिखा हुआ है। और डेल्टा जी ये वैल्यू कम कब होगी, जब आप टेम्परेचर कम रखोगे। टेम्परेचर कम रखोगे तो डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव, मतलब इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। डन। हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए ए रिवर्सिबल भी था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इक्वल टू 0। बताओ ऐसा कौन सा टेम्परेचर पुट करूं कि मेरा डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो अपन बोलेंगे एट टेम्परेचर टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, आपको डेल्टा जी बराबर 0 मिल जाएगा, मीन्स एट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, एक बार पुट करके देख लो, आपको डेल्टा जी 0 ही मिलेगा। टी की ये वाली वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको डेल्टा जी 0 मिलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात। तो हो जाए जब बता देना, एक सवाल करते हैं उसके बाद क्लास ओवर। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका है आपका 2। आगे बढ़े। चलिए, आपको डेल्टा जी बताना है। अगर मोल्स अगर मैं 1 ले लेता हूं तो कैसे, H2O लिक्विड दे रखा है 2 atm 373 केल्विन से आपको जाना है। ये कुछ सवाल देख के होपफुली बहुत कुछ याद आया होगा। H2O गैस 2 atm 373। तो बताइए क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्या ये, क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्या ये। तो टेम्परेचर और प्रेशर देखो, लिक्विड और गैस रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला है,
फटाफट जवाब दे दो। क्या टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला है क्या? 373 बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है? तो 373 बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है भैया, लेकिन ध्यान से देखो तो प्रेशर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है। तो इसको अपन रिवर्सिबल पाथ के थ्रू फॉलो करेंगे। क्या शॉर्टकट बताया था? लिक्विड से गैस जा रहे हो तो 2 बार लिक्विड 2 बार गैस आएगा। H2O लिक्विड, H2O गैस। कंडीशन बोलिए यहाँ पे, कंडीशन क्या करेंगे? प्रेशर को घटाएंगे, यहाँ इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं। इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस एट 1 atm 373। क्लियर? ये मेल्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन आ गई। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं, प्रेशर घटाया है मैंने, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखा। यहाँ पे भी प्रेशर घटाया है मैंने, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो 2 एटीएम से 1 एटीएम 373 तक गया, ये मेल्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन आ गई। यहां से फिर मैं यहां गया। इस जगह डेल्टा जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? डेल्टा G2, लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद गैस। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0, है ना? ये आ गया डेल्टा G1। तो भैया लिक्विड है, लिक्विड के लिए मैंने आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखवाया था, पलट के देखोगे तो V P2 माइनस P1। लिक्विड या सॉलिड के लिए मैंने आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखवाया था V डेल्टा P, P2 माइनस P1, V इंटू P2 माइनस P1। पलट के देख लो, मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, P2 माइनस P1 करोगे तो ये आएगा -1। वाटर का मोलर वॉल्यूम आपको कभी नहीं गिवन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वाटर की डेंसिटी होती है 1, रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, सॉरी। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। आपको आपको वाटर का मोलर वॉल्यूम कभी नहीं गिवन होगा। तो हमेशा मोल वाटर के 1 मान लीजिएगा। मोल किसके बराबर होते हैं? वेट बाय मोलर मास के। अगर मोल 1 है तो वेट और मोलर मास दोनों बराबर हो जाएंगे। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? 18। तो मतलब वेट कितना हो गया? 18 ग्राम। अरे ये बात समझ में आई मैंने क्या करी? चलो पहले एक काम कर रहा हूं, मैं पूरा सोल्यूशन लिख रहा हूं, मैं फिर आपको समझाऊंगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं कईयों को नहीं समझ में आई होगी। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं पहले पूरा, फिर मैं समझाऊंगा। मैं जो लिख रहा हूं वो मेरे साथ लिख लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है? क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है। तो मैं जो लिख रहा हूं वो लिख लीजिए आप। 18/1000 लीटर एटीएम, ये है आपकी डेल्टा G1 की वैल्यू। क्या किसी को कंडीशन याद है? हालांकि लिखवा रखी है ये मैंने। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर वेरी कर रहा हो तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? NRTln P2/P1, ये फॉर्मूला लिखवाया गया है, देख सकते हो पन्ना पलट के। जहां ये मिलेगा उसी के ऊपर ये लिखवाया गया है, NRTln P2/P1। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मिलेगा ये। तो बस फॉर्मूला लगा देना है, आपका डेल्टा G3 निकल जाएगा। ठीक है, एन तो दे रखे हैं 1, RTln P2/P1 यानी कि 1/2। टी की जगह 373 पुट कर दीजिएगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3। ये तो हो गया 0। ये डेल्टा G1 की वैल्यू ये आ गई, डेल्टा G3 की वैल्यू यहां से आप पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना? आर की जगह अपनी रैंडम वैल्यू पुट करिएगा, 8.314 या 0.082, डिपेंड आप किस टर्म में बात करते हो। टेम्परेचर 373 ln P2/P1। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल ध्यान रखना, फाइनल 2 atm है, इनिशियल 1 atm। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ डेल्टा G1 कैसे आया है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
जौन सा भी पेज नंबर है वो समझ लीजिए। ये जब क्वेश्चन नोट डाउन हो जाए जब बता देना। भैया डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3 में किसी को कोई दिक्कत है? कोई सा भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। डेल्टा G1 हालांकि मैं बता रहा हूँ 18/1000 कहां से लाया मैं। G2 या G3 में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। हटा दें इसे। चलिए तो देखो, जैसा कि मैंने बोला आपको, वाटर की मोलर वॉल्यूम कभी नहीं गिवन होगी। वाटर की मोलर वॉल्यूम कभी नहीं गिवन होगी। तो अपना तो V डेल्टा P फॉर्मूला था, तो V की जगह क्या पुट करते हैं? P तो P2 माइनस P1 हो जाता है डेल्टा P तो, बट V की जगह क्या पुट करते हैं? तो देखिए डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम के। ठीक है, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 ग्राम/ml। तो अगर डेंसिटी पुट कर दोगे तो मास और वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वाटर का जो मास आएगा वही उसका वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है वाटर का मास कैसे फाइंड आउट करें। तो जो वही मैंने बोला था कि आप हमेशा मोल्स ऑफ वाटर 1 मान के चल लो। तो मोल्स किसके बराबर होता है भैया? वेट बाय मोलर मास के। तो अगर मोल्स 1 पुट कर दोगे तो वेट और मोलर मास दोनों बराबर हो जाएंगे। मोलर मास ऑफ वाटर आप जानते हो 18 होता है, तो वेट भी 18 ग्राम हो गया। उस वेट को यहाँ पुट कर दो तो 18 ग्राम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा? 18 ml। वही मैंने यहाँ पे 18 वैल्यू पुट करी थी। अब ml में है, उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट करा, 1000 P2 माइनस P1। अब जिसको डाउट हो पूछ लीजिए। क्लियर? चलिए, सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे ये ऑफ करना पड़ेगा।